हेलो 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 हेलो। सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है प्यारे बच्चों। जल्दी से जुड़ जाइए और फिर शुरू करते हैं हम लोग आज की शानदार कक्षा को। जल्दी से जुड़ जाइए, फिर शुरू करते हैं आज की शानदार कक्षा। कितने लोग एकदम तैयार हैं एनसीईआरटी के 20 झमाझम प्रश्न पढ़ने के लिए? जल्दी से एक बार एक टाइप कर दीजिए। कितने लोग तैयार हैं एनसीईआरटी के 20 प्रश्न पढ़ने के लिए? क्लास 8 के क्वेश्चंस हैं, आपकी सेवा में उपलब्ध है। जल्दी से एक बार एक टाइप कर दीजिए। जो भी बच्चे तैयार हैं एकदम आज की शानदार 20 कक्षाओं के 20 प्रश्नों के लिए, जल्दी से एक बार एक टाइप कर दीजिए। क्वेश्चन है, 2 केजी द्रव्यमान क्या कोई पिंड घर्षणहीन क्षैतिज मेज पर 4 मीटर पर सेकंड के नियत वेग से फिसल रहा है। इस वस्तु का इसी वेग से गति बनाए रखने के लिए आवश्यक बल का मान क्या होगा? अगर आप नियत वेग बनाए रखना चाहते हैं कि अगर वेग जो है वो 4 मीटर पर सेकंड रहे, फिर कुछ दूर के बाद उसका जो वेग रहे वो 4 मीटर पर सेकंड रहे, उसका जो वेग रहे वो 4 मीटर पर सेकंड रहे। ध्यान देना, अगर किसी वस्तु का वेग 4 मीटर पर सेकंड है और अगर आप चाहते हैं कि उसका वेग 4 मीटर पर सेकंड रहे, इसका मतलब उस पर आप बल नहीं लगाइए। इसका मतलब आप उस पर बल नहीं लगाइए। जैसे हम जा रहे हैं और हम एक समान वेग बनाए रखना चाहते हैं, इसका मतलब मेरे ऊपर बल नहीं लगाइए, बल का मान 0 रखिए। आंसर बताइए क्या होगा? जल्दी बताइए आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? क्वेश्चन कह रहा है 2 केजी द्रव्यमान का कोई पिंड किसी घर्षणहीन क्षैतिज मेज पर 4 मीटर पर सेकंड के नियत वेग से फिसल रहा है। इस वस्तु का इसी वेग से गति बनाए रखने के लिए आवश्यक बल, अगर आप चाहते हैं कि इसका वेग ना बदले, इसमें त्वरण उत्पन्न नहीं हो, इसका वेग नहीं बदले, तो बताइए क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? आंसर हो जाएगा 0 न्यूटन इज द राइट आंसर। 0 न्यूटन इज द राइट आंसर। अगर एक समान वेग बनाए रखना है तो कोई बल नहीं लगाना है। एक समान वेग बनाए रखना है तो कोई बल नहीं लगाना है। एगो बात बताइए, एगो बात बताइएगा कि बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। अब बल बराबर एगो और फॉर्मूला होता है संवेग में परिवर्तन बटा समय। संवेग में परिवर्तन आप बटा समय। संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? बल कहते हैं। संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? बल कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा। चला, एफ बराबर होता है एम ए और एफ बराबर होता है संवेग में परिवर्तन बटा समय। एफ बराबर होता है एम ए और एफ बराबर होता है संवेग में परिवर्तन अब बटा समय। एफ बराबर होता है एम ए और ये बराबर होता है संवेग में परिवर्तन अब बटा समय। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कहता है रॉकेट। ये चला, ये सब आउट क्वेश्चन है, फिक्स है, पूछवे करेगा, हर एग्जाम में पूछता है। लेकिन इसमें झोल क्या है देखो। रॉकेट किस नियम पर काम करता है? ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है और ये न्यूटन के तीसरे नियम पर भी काम करता है। न्यूटन के तीसरे नियम पर भी काम करता है। ये न्यूटन के तीसरे नियम पर भी काम करता है। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर है बर्नौली का प्रमेय। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर जो आधारित है वो है बर्नौली का प्रमेय। बर्नौली का प्रमेय ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। क्रिचॉफ्स का लॉ, क्रिचॉफ्स का जो नियम है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है लेवाइसिए ने दिया था। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत जो है वो लेवाइसिए ने दिया था। लेवाइसिए ने दिया था। संवेग संरक्षण का सिद्धांत का जो एग्जाम्पल है या न्यूटन के गति का तीसरा नियम देखो, बंदूक, बंदूक उसके बाद मिसाइल, 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 उसके बाद नाव से कूदने पर नाव का पीछे हटना, ये सब संवेग संरक्षण के सिद्धांत का पर आधारित है। सीधी बात नो बकवास में आपका स्वागत करते हैं, गौर फरमाइएगा। कहता है द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत लेवाइसिए ने दिया था। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत बर्नौली और क्रिचॉफ्स के नियम से संबंधित है। कहता है संवेग संरक्षण का नियम न्यूटन का तीसरा नियम का एग्जाम्पल है बंदूक से गोली का निकलना, मिसाइल फेंकना, नाव या नाव से कूदना या गोला, गोला फेंकना, ये सब संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ये सब संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। आंसर, आंसर बता दो जल्दी से क्या हो जाएगा?
द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत लेवाइसिए ने दिया था। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत बर्नौली और क्रिचॉफ पर लागू होता है। संवेग संरक्षण का सिद्धांत न्यूटन का तीसरा नियम है। न्यूटन के तीसरे नियम का एग्जांपल है बंदूक, मिसाइल, नाव और गोला। गोला जो हम लोग फेंकते हैं, गोला जो हम लोग फेंकते हैं। आंसर बता दो जल्दी से, क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? संवेग संरक्षण का सिद्धांत इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। अगला प्रश्न आपके सब टाइप का क्वेश्चन चला आपको पूछा हुआ है। अगला प्रश्न कहता है धातुएं, 20 दिन की 20 कक्षा में आपका स्वागत करते हैं। कहता है धातुएं सामान्यतः क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धातु एक उभयधर्मी है? देखो, धातु के ऑक्साइड, ध्यान रखना, धातु के ऑक्साइड जो है, धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं, अधातु के ऑक्साइड जो होते हैं, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। अधातु के ऑक्साइड जो होते हैं अम्लीय होते हैं। और उभयधर्मी की अगर हम बात करें, उभयधर्मी की अगर हम बात करें तो उभयधर्मी में आता है Al2O3 ZnO। क्वेश्चन चला पूछवे करेगा PbO2। अब इसको देखिए कैसे करना है। अधातु अम्लीय, ध्यान रखना, चला गड़बड़ नहीं करना। अधातु अम्लीय, अधातु अम्लीय, अधातु अम्लीय, और धातु के ऑक्साइड होते हैं क्षारीय। अधातु अम्लीय, धातु के ऑक्साइड होते हैं क्षारीय। उभयधर्मी जिसमें अम्लीय क्षारीय दोनों गुण हो, Al2O3 ZnO और PbO2। बताओ आंसर क्या होगा? व्हाट इज द आंसर? बताओ जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? धातु सामान्यतः क्षारीय ऑक्साइड बनाता है। बहुत बढ़िया बात है। धातु क्षारीय ऑक्साइड, अधातु अम्लीय, अधातु अम्लीय, उभयधर्मी में ये है। निम्नलिखित में से कौन सा धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बनाता है? उभयधर्मी ऑक्साइड यही तीन को बनाता है, Al2O3 ZnO PbO2। ये तीनों उभयधर्मी ऑक्साइड है। आंसर बता दो जल्दी से, क्या हो जाएगा? अल्युमिनियम इज द राइट आंसर। अल्युमिनियम इज द राइट आंसर। बताओ, चला ये क्वेश्चन हम आपको बताए थे कि सोडियम अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? सोडियम अम्ल से अभिक्रिया कराएगा। एक ऑप्शन है तुम्हारा हाइड्रोजन गैस और दूसरा ऑप्शन है तुम्हारा H2O। एक ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस और दूसरा ऑप्शन है H2O। बताओ आंसर क्या होगा? हाँ, एकदम करवा देंगे, चला जी, एकदम करवा देंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आंसर बता। ला 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 ला। सोडियम अम्ल से अभिक्रिया करेगा हाइड्रोजन गैस और जल। बता क्या देगा आंसर? सोडियम अम्ल से अभिक्रिया करेगा हाइड्रोजन गैस और H2O। व्हाट इज द आंसर? आंसर हो जाएगा H2। H2 इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। चला एकदम याद रखिएगा, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, और उभयधर्मी में Al2O3 ZnO और PbO2 होता है। कहते हैं सामान्यतः अधातु विद्युत के कुचालक नहीं होते हैं। सामान्यतः अधातु विद्युत के चालक नहीं होते हैं, एकदम नहीं होते हैं। निम्नलिखित में से विद्युत का अच्छा चालक कौन है? कौन ऐसा अधातु है जो विद्युत का अच्छा चालक है? इस सब से क्वेश्चन पूछता है, एक एक क्वेश्चन। ग्रेफाइट हो जाएगा, हीरा कुचालक है, हीरा कुचालक है। इससे पहले भी हम आपको बताए थे, हीरा शीशा काटने में यूज करते हैं। शीशा काटने में हम लोग हीरा का यूज करते हैं। शीशा काटने में हम लोग किसका यूज करते हैं? हीरा का यूज करते हैं। हीरा एक प्रकार का कुचालक है, शीशा काटने में हम लोग इसका यूज करते हैं। और यह चतुष्फलकीय संरचना दर्शाता है। चतुष्फलकीय संरचना दर्शाता है, चतुष्फलकीय संरचना दर्शाता है। हीरा कुचालक है, शीशा काटने में यूज करते हैं, चतुष्फलकीय संरचना दर्शाता है। हीरा कुचालक है, शीशा काटने में यूज करते हैं, चतुष्फलकीय संरचना दर्शाता है। ग्रेफाइट की अगर हम बात करें, ये सुचालक है, सुचालक है। ये स्नेहक में इसका हम लोग उपयोग करते हैं। और ये षटफलकीय संरचना दर्शाता है, षटफलकीय संरचना दर्शाता है। ये षटफलकीय, ये षटफलकीय संरचना दर्शाता है। सल्फर की अगर हम बात करें, एसेट होता है, मलहम में इसका उपयोग करते हैं, मलहम में इसका उपयोग करते हैं। महिला बाल सीधा करने में हम लोग इसका उपयोग करते हैं, महिला बाल सीधा करने में सल्फर का उपयोग करती है। फुलरीन के बारे में आपको पता है, ये कार्बन 60 है, इसका संरचना जियोडेसिक होता है, ये जियोडेसिक संरचना वाला होता है। और ये फुटबॉल के आकार का होता है, ये जियोडेसिक संरचना होता है और ये फुटबॉल के आकार का होता है। देख लो, चला कहते हैं, चला जी बढ़िया समझिएगा, कहते हैं हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है, ये तो सबको पता होगा।
पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। हीरा की अगर हम बात करें, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। हीरा कुचालक है, शीशा काटने में यूज करते, चतुष्फलकीय संरचना है। ग्रेफाइट सुचालक है, स्नेहक में यूज करते, षटफलकीय संरचना है। सल्फर एसेट है, मलहम। महिला बाल सीधा करने में। फुलरिन कार्बन 60 जियोडेसिक संरचना फुटबॉल के आकार का। ये सब चला जी पूछेगा। ये इतना से बाहर क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा, इतना से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। हीरा सबसे कठोर, सबसे कठोर तत्व धातु बताओ तो कौन है? सबसे कठोर धातु बताओ कौन है? सबसे कठोर धातु बताओ कौन है? एक ऑप्शन है तुम्हारा हीरा, एक ऑप्शन है हीरा और दूसरा ऑप्शन है प्लेटिनम। जल्दी बताओ कौन होगा आंसर। सबसे कठोर धातु कौन है? हीरा की प्लेटिनम? सबसे कठोर धातु कौन है? हीरा की प्लेटिनम? जल्दी बताइए। हीरा की प्लेटिनम, व्हाट इज द आंसर? जल्दी बता, व्हाट इज द आंसर? हेलो हेलो हेलो, सबसे कठोर धातु कौन है बता जल्दी से। क्या मार रहा है? देखो दोस्त, सबसे कठोर तत्व पूछेगा तब हीरा मारना, और सबसे कठोर धातु पूछेगा तो प्लेटिनम मारना। सबसे कठोर तत्व पूछेगा तो क्या मारना? हीरा। सबसे कठोर धातु पूछेगा तो प्लेटिनम मारना। ये ध्यान रखिएगा। मैडम का फोन आया था, दूर चुट्टा। मैडम का फोन आएगा तो, मैडम का नहीं था, सर का फोन था। मैडम का फोन आता है, दिया होगा तब पता चलेगा। मैडम उडम का फोन नहीं आता है चला। अब की हम बोलें तोरा बता, इस पर कोई कमेंट्स नहीं करना चाहते हैं। हेलो, कहते किस तत्व में अष्टक नियम लागू पाया गया? देखो, अष्टक नियम की अगर हम बात करें, अष्टक नियम की अगर हम बात करें, अष्टक नियम दिया न्यूटन ने। अष्टक नियम किसने दिया दोस्त मेरे? न्यूटन ने दिया। सॉरी, न्यूलैंड ने दिया। अष्टक नियम की अगर हम बात करें, न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया। इसने कहा संगीत के 7 सुर जैसे सा रे गा म पा धा नी सा, देखो पहला और आठवां आपस में बराबर होता है। वैसे ही उन्होंने कहा पहले तत्व का गुण 8वें से मिलेगा, दूसरे तत्व का गुण 9वें से मिलेगा, तीसरे तत्व का गुण 3 7 10 10वें से मिलेगा। और दूसरा इसका जो नियम था, अष्टक नियम जो था, ये कैल्शियम तक मान्य था। नियम कैल्शियम तक मान्य था। नियम जो था वो कैल्शियम तक मान्य था। नियम कैल्शियम तक मान्य था। और थोरियम सारणी जो है, सारणी जो है ये थोरियम पर समाप्त था। सारणी थोरियम पर समाप्त था। सारणी थोरियम पर समाप्त था। देखो, नियम कैल्शियम तक मान्य था, सारणी थोरियम पर समाप्त था। पहले तत्व का गुण 8वें से, दूसरे का 9वें से, तीसरे का 10वें से। सा रे गा म पा धा नी सा। तो इसका ये अष्टक नियम दिया किसने था? न्यूलैंड ने। अष्टक नियम दिया किसने था? न्यूलैंड ने। नियम कहां तक मान्य था? कैल्शियम तक। सारणी कहां पर समाप्त हुआ था? थोरियम पर। अच्छा बताओ, चला ये चीज और ध्यान रखना दोस्त मेरे। न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या जो थी, न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या 56 थी। मेंडलीफ के समय ज्ञात तत्वों की संख्या जो थी वो 63 थी। मोसले के समय ज्ञात तत्वों की जो संख्या थी, मोसले के समय जो ज्ञात तत्वों की संख्या थी वो 114 थी। और अभी जो ज्ञात तत्वों की संख्या है वो 118 है।
देख लो, न्यूलैंड का नियम कहां तक मान्य था? कैल्शियम तक। सारणी कहां पर समाप्त हो रही थी? थोरियम पर। इसके समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? 56। मेंडलीव के समय 63, मोसले के समय 114, और अभी कितना है? 118। 118 इज द राइट आंसर। चलो, आवर्त सारणी से चला क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस बार आपको पूछा था ना कौन स्वतंत्र रूप में पाया जाता है, इसको लिख लिए, जल्दी से उसको लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नियम कहेगा कहां तक मान्य था? कैल्शियम तक। सारणी कहां पर समाप्त था? थोरियम पर। एक चीज का और ध्यान रखिएगा, चला महाभिवियाय लोथर मेयर, लोथर मेयर जो है यह आयतन के आधार पर सजाया था। लोथर मेयर जो है यह आयतन के आधार पर सजाया था। इसके बाद लोथर मेयर के बाद आए न्यूलैंड, न्यूलैंड आए। न्यूलैंड के बाद आ गए चला मेंडलीफ, मेंडलीफ आए। मेंडलीफ के बाद आ गए मोसले, मोसले। एक मिनट, मेंडलीफ आए। लोथर मेयर के बाद आई इधर डोबेरिनर, डोबेरिनर, डोबेरिनर नाम तो सुना ही होगा। डोबेरिनर ने तिर्यक नियम दिया था, महाभिवियाय पूछवे करेगा। इस सब परमाणु भार के आधार पर है, परमाणु भार के आधार पर आधारित है। और आज न्यूलैंड हो गया, मेंडलीफ हो गया, डोबेरिनर हो गया, ये परमाणु भार के आधार पर है। लोथर मेयर आयतन के आधार पर है। अब मोसले जो है, मोसले जो है ये परमाणु संख्या के आधार पर है। मोसले परमाणु संख्या के आधार पर आधारित है। जल्दी बता, व्हाट इज आंसर? कहते हैं लोथर मेयर आयतन के आधार पर, न्यूलैंड, मेंडलीफ, डोबेरिनर परमाणु भार के आधार पर, और मोसले जो है ये परमाणु संख्या के आधार पर है। मोसले किसके आधार पर है? चला, परमाणु संख्या के आधार पर आधारित है। अब जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा? लोथर मेयर आयतन के आधार पर। पहला आवर्त सारणी किसने दिया? यहां क्वेश्चन है किस तत्व का अष्टक नियम लागू हो पाया? कैल्शियम तक हो पाया था। कोबाल्ट से कैंसर का उपचार है। साइनो कोबालामीन में कोबाल्ट रहता है। पोटेशियम हथेली पर पिघल जाता है, हथेली पर, हथेली पर पिघलता है, हथेली पर पिघल जाता है, हथेली पर पिघलता है। ऑक्सीजन एकमात्र ऐसा गैस है जो ईंधन नहीं है। ऑक्सीजन एकमात्र ऐसा गैस है जो ईंधन नहीं है। पहचान पत्र साथ ले जाने देने, वोट आना नहीं है, लोभ में भय दारू था नोट। क्या लिख देता है रे? आंसर बता। लोथर मेयर आयतन पर, न्यूलैंड, मेंडलीफ, डोबेरिनर और मोसले, ये तीनों जो है परमाणु भार पर, और मोसले परमाणु संख्या पर। अब कहता कोबाल्ट कैंसर के उपचार में यूज करते, पोटेशियम हथेली पर पिघल जाता है। ऑक्सीजन एकमात्र ऐसा गैस है जो ईंधन नहीं है, लेकिन अगर कहेगा जलने के लिए क्या जरूरी है तो ऑक्सीजन जरूरी है। अगर ऑक्सीजन एकमात्र ऐसा गैस है जो ईंधन नहीं है, जलने के लिए कौन जरूरी है मेरे दोस्त? ऑक्सीजन जरूरी है। यहां से एक क्वेश्चन रहेगा, इसलिए इसको बढ़िया से देख लो। आज चला पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चंस हैं। कहता है मेंडलीफ आवर्त सारणी में उन तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़ दिए गए थे जिनकी खोज बाद में हुई, निम्नलिखित में से किस तत्व के आवर्त सारणी में बाद में स्थान दिया? देखो, मेंडलीफ एकमात्र ऐसा था जो खाली स्थान छोड़ा था। मेंडलीफ जो है ये खाली स्थान छोड़ा था। मेंडलीफ की अगर हम बात करें तो ये खाली स्थान छोड़ा था। मेंडलीफ जो है ये खाली स्थान छोड़ा था। अब बाद में ही जो जोड़ा था, बाद में जोड़ा था ये स्कैंडियम को, गैलियम को और जर्मेनियम को। बाद में जो जोड़ा था, किसको किसको जोड़ा था? स्कैंडियम को, गैलियम को, जर्मेनियम को, इन्होंने बाद में जोड़ा था। स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम को इन्होंने बाद में जोड़ा था। परमाणु आवर्त सारणी का गठन इन्होंने ही किया था। आवर्त सारणी, आवर्त सारणी इन्होंने बनाया था, और आधुनिक आवर्त सारणी मोसले ने बनाया। आवर्त सारणी पहली बार इन्होंने ही बनाया था। आवर्त सारणी दोस्त मेरे, आवर्त सारणी पहली बार जो है आवर्त सारणी किसने बनाया था? आवर्त सारणी पहली बार किसने बनाया था? वो मेंडलीफ ने बनाया था, और मोसले ने आधुनिक आवर्त सारणी बनाया। आधुनिक आवर्त सारणी की अगर हम बात करें, आवर्त सारणी किसने बनाया था पहली बार? चला, आवर्त सारणी पहली बार बनाया था किसने? मेंडलीफ ने। आधुनिक आवर्त सारणी की अगर हम बात करें, भूगोल के सबसे अच्छे टीचर दिए हैं। अच्छा कुणाल सर, अच्छा तो पढ़ाते ही हैं भूगोल। वो चलता है मेरे जस्ट बाद 7:10 7:15 से लाइव आते हैं, वो आप पढ़ के एक दिन देखिए। एक बच्चा लिख रहा है भूगोल के बहुत अच्छे टीचर दिए हैं, अच्छा पढ़ाते हैं। चला जी, एकदम हमको लगता है 400 450 बच्चा पढ़ता है और खूब तारीफ करता है सर की। अगर आपके पास समय हो तो एक दिन 7:10 में लाइव होता है इसी चैनल पर, करके देख लीजिए।
कहता है खाली स्थान छोड़ा था, बाद में स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम को जोड़ा। आवर्त सारणी में पहली बार की अगर हम बात करें तो किसने बनाया था? मेंडलीफ ने। आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया था? मोसले ने। अब मोसले ने कितना ईस्वी में बनाया था? तो मोसले ने 1913 में बनाया था। मोसले ने 1913 में बनाया था। मोसले परमाणु संख्या के आधार पर सजाया है। ये बात जो है एनसीईआरटी में 5 बार है। ये बात एनसीईआरटी में 5 बार है कि मोसले ने जो है किसके आधार पर सजाया था? मोसले ने परमाणु संख्या के आधार पर सजाया था। अब देखो, इसको अगर आपने लिख लिया है तो मोसले ने 1913 में किसके आधार पर सजाया था? परमाणु संख्या के आधार पर सजाया था। अब देखो, अब कहते हैं दोस्त मेरे कि जर्मेनियम की अगर हम बात करें, जर्मेनियम ये अर्धचालक है। सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है ये अर्धचालक है। सिलिकॉन और जर्मेनियम ये दो अर्धचालक है। सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक है। क्लोरीन के बारे में ये बात ध्यान रखिएगा, इससे ब्लीचिंग पाउडर बनता है। क्लोरीन की अगर हम बात करें, किसकी बात करें दोस्त मेरे? क्लोरीन की अगर हम बात करें तो इससे ब्लीचिंग पाउडर बनता है। क्लोरीन की अगर हम बात करें इससे ब्लीचिंग पाउडर बनता है, ऑक्सीजन ईंधन नहीं है। सिलिकॉन की अगर हम बात करें, ये अर्धचालक है, अर्धचालक है। सिलिकॉन तो अर्धचालक है, ये है अर्धचालक है, ये है। इसका उपयोग मेमोरी चिप में करते हैं, मेमोरी चिप में करते हैं। ये जितना बात लिख रहे हैं ना सब क्वेश्चन है। आईसी में करते हैं, सिम कार्ड में करते हैं, सिम में करते हैं। अर्धचालक सिलिकॉन जो है ये अर्धचालक है। मेमोरी चिप में, आईसी में, सिम में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। जल्दी बता, जल्दी बता। सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक है। क्लोरीन ब्लीचिंग पाउडर बनाने में क्लोरीन का उपयोग करते हैं। सिलिकॉन अर्धचालक है। सिलिकॉन अर्धचालक है, मेमोरी चिप में, आईसी में, सिम में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। सिलिकॉन अर्धचालक है, मेमोरी चिप में, आईसी में, सिम में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। क्लोरीन ब्लीचिंग पाउडर के रूप में, जर्मेनियम अर्धचालक है, सिलिकॉन भी अर्धचालक है। और ऑक्सीजन एकमात्र ऐसा गैस है जो ईंधन नहीं है। जलने के लिए यह जरूरी है, जलने के लिए जरूरी है। जलने के लिए अगर हम बात करें तो जलने के लिए जरूरी है सनम, जलने के लिए जो है यह जरूरी है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, बताइए एक और आंसर क्या होगा? व्हाट इज द आंसर? चला जी, एनसीईआरटी का एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन है, इस पर एकदम उंगली नहीं उठाइएगा। इसी से रिलेटेड आपको सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। कहते हैं OSN परमाणविक त्रिज्याओं का बढ़ता हुआ सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? हमको ये बताइए। फ्लोरीन का होता है 9, ऑक्सीजन का होता है 8, इसका होता है 7। लगातार परमाणु संख्या इसका मतलब आवर्त का है। लगातार परमाणु संख्या है इसका मतलब आवर्त का है। अब गौर फरमाइएगा, अगर 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 मैं कहूं कि भैया इधर से इधर जाने पर आकार या आयतन, जो कहिए आकार, आयतन या त्रिज्या घटता है, और ऊपर से नीचे आने पर आकार जो है वो, आकार जो है वो बढ़ता है। आकार जो है वो बढ़ता है। इधर से इधर जाने पर आकार घटता है, इधर से इधर आने पर आकार बढ़ता है। ध्यान देना, इधर से इधर जाने पर आकार जो है आवर्त में घटता है, ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है। अब गौर से देखिए, नाइट्रोजन 7 होगा, फ्लोरीन ऑक्सीजन 8 होगा। ऑक्सीजन जो होगा वो क्या होगा? 8 होगा। इस 7 है, ऑक्सीजन 8 है, फ्लोरीन 9 होगा। क्योंकि लगातार परमाणु संख्या आवर्त में होता है। लगातार परमाणु संख्या किसमें होता है? आवर्त में। अब बताइए आंसर क्या होगा? तो इधर से इधर जाने पर घटता है, तो बढ़ता हुआ सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सबसे छोटा कौन है? फ्लोरीन है। सबसे इधर से इधर जाने पर घटता है तो सबसे छोटा फ्लोरीन है, उससे बड़ा ऑक्सीजन है, उससे बड़ा नाइट्रोजन। तो यही क्रम ना होगा? बता आंसर क्या होगा? आप ही लोग बता दो आंसर क्या होगा। देखो, इधर से इधर जाने पर आकार घटता है, ऊपर से नीचे आने पर आकार बढ़ता है। अगर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन की हम बात करें तो फ्लोरीन जो है इधर से इधर चला, हम पढ़ाएंगे वही आपको जो पूछता है। एक भी फालतू का क्वेश्चन हम आपको नहीं पढ़ाएंगे, और ये सब एनसीईआरटी है, मेरे घर से नहीं आया ये क्वेश्चन, एकदम एनसीईआरटी। सीधी बात, नो बकवास, सिर्फ पढ़ाएंगे। तो बढ़िया से देख लो। कहते हैं इधर से इधर जाने पर आकार घटता है, ऊपर से नीचे आने पर आकार बढ़ता है। तो अब आंसर आप बता दो। इधर से इधर जाने पर घटता है, सबसे कम हो जाएगा फ्लोरीन, उससे ज्यादा ऑक्सीजन, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन। FON इज द राइट आंसर। यही तीनों हाइड्रोजन बंधन भी बनाता है, फोन बोलते हैं इसको। यही तीनों हाइड्रोजन बंधन भी बनाता है, यही तीनों हाइड्रोजन बंधन बनाता, यही तीनों हाइड्रोजन बंधन बनाता है। यही तीनों क्या बनाता है? चला, हाइड्रोजन बंधन बनाता है।
यही तीनों क्या बनाता है? हाइड्रोजन बंधन बनाता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, A to Z चला जो जनरल कंपटीशन में एनसीईआरटी पूछता है, वही आपकी सेवा में हम लेकर आए हैं। ओरिजिनल भारत सरकार का वेबसाइट पे ये क्वेश्चन है चला, ये एकदम 100% ओरिजिनल है। बताइए, कहता है परमाणु की परमाणु त्रिज्या निम्नलिखित में से कौन सा सही है? आप एक बात बताइए, नाभिक है और ये कक्षा है, ये कक्षा है तो यहां से लेके यहां तक जो त्रिज्या होगा वो त्रिज्या होगा, यहां से लेके यहां तक जो त्रिज्या होगा वो त्रिज्या होगा। लेकिन परमाणु की त्रिज्या, नाभिक का नहीं कह रहा है, ये अगर यहां से यहां तक होगा तो ये नाभिक का त्रिज्या होगा, ये जो त्रिज्या होगा ये नाभिक का त्रिज्या होगा, ये नाभिक का त्रिज्या होगा। और ई नाभिक के बाद जो होगा वो परमाणु का त्रिज्या होगा। क्वेश्चन देखो बड़ा सुंदर है, जल्दी बता दो क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर? कहते एक परमाणु की परमाणु त्रिज्या निम्नलिखित में से कौन सा सही प्रदर्शन है? तो परमाणु त्रिज्या देखो ये नहीं है, ये नाभिक की त्रिज्या है। अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये जो है ये नाभिक की त्रिज्या है, ये नाभिक की त्रिज्या है। और ये जो देखिए ये परमाणु की त्रिज्या है, ये परमाणु की त्रिज्या नहीं है, ये जो है ये परमाणु की त्रिज्या है। देख लो, नाभिक के केंद्र से कक्षा तक की जो त्रिज्या है वो परमाणु की त्रिज्या है। आई जो नाभिक में है ये नाभिक की त्रिज्या है, ये नाभिक के केंद्र से कक्षा, ये पहला नाभिक है, ये जो आप देख रहे हो ये नाभिक है, ये जो देख रहे हो इसमें एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं का ऑप्शन देगा आपको। अब देख लो, ये जो है ये परमाणु की त्रिज्या है, ये सही है, और ये भी परमाणु की त्रिज्या है, ये भी सही है। ये तो यहां दे दिया है एरो, तो ये तो एकदम नहीं होगा। ये तो एकदम नहीं होगा। तो अब बता चला, ये चैप्टर वाइज है, ये चैप्टर वाइज है, तो जिस दिन जो चैप्टर, आज केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री का सारा क्वेश्चन रहेगा, इसीलिए क्योंकि चैप्टर वाइज है। बताओ आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर? व्हाट इज द आंसर? यहां से चला जी यहां तक का ये त्रिज्या ये सही है और एगो ये सही है, यानी 2 और 3 इज द राइट आंसर, 2 और 3 इज द राइट आंसर। इचला 2 और 3 इज द राइट आंसर। जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा, व्हाट इज द राइट आंसर? अगला बायोलॉजी से भी चला अलग से, जो एनसीईआरटी में जितना क्वेश्चन है बायोलॉजी का, अलग से हम 2-3 दिन करवा देंगे कुछ क्वेश्चंस जो आपके इंपॉर्टेंट हैं। आवर्त सारणी में आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर सामान्यतः परमाणु का आकार क्या होगा? देख लो चला, ये एकदम ध्यान रखना जो तुमको पूछेगा। ये चला इधर से इधर जा रहे हैं, देख लो, इधर से इधर जाने पर ये मामला है, इधर से इधर जाने पर देखो क्या क्या होगा, आकार, आकार घटेगा। आवर्त में इधर से इधर जाने पर आकार घटेगा। उसके बाद विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत, या यूं कहें हम एगो लिस्ट बना देते हैं, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आवर्त में और वर्ग में, इसका एगो लिस्ट बना देते हैं, बढ़िया से देख लो। अगर हम विद्युत ऋणात्मकता की बात करें, विद्युत ऋणात्मकता, फिर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता, फिर हम बात करते हैं आयनन विभव, आयनन विभव, फिर हम बात करते हैं परमाणु आकार, त्रिज्या, आयतन। ये ध्यान देना ना, 1 2 3, ये तीनों में आवर्त में जब भी जाएंगे लेफ्ट टू राइट जाएंगे। आवर्त, ये आवर्त ऐसे होता है, आवर्त की जब भी बात करेंगे चला लेफ्ट टू राइट की बात करेंगे। अब वर्ग में जब भी बात करेंगे टॉप टू बॉटम की बात करेंगे, वर्ग में जब भी बात करेंगे टॉप टू बॉटम की बात करेंगे। अब देखो, आवर्त में अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे, वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे। अब तुम गौर से देखो, आवर्त का स्पेलिंग बड़ा है और वर्ग का स्पेलिंग छोटा है। तो आवर्त का स्पेलिंग बड़ा है तो ये तीनों जो है ना, ये तीनों आवर्त में बढ़ता, ये तीनों आवर्त में जो है बढ़ता, ये तीनों आवर्त में बढ़ता। और कुछ कुछ वन लाइनर्स भी हम चला पढ़ाएंगे आपको आगे चल के, कुछ कुछ वन लाइनर्स भी पढ़ाएंगे। अब वर्ग की अगर हम बात करें तो घटता,
वर्ग की अगर हम बात करें तो घटता, वर्ग की अगर हम बात करें तो घटता। अब परमाणु का आकार, त्रिज्या और आयतन, ई उल्टा होता है, ई घटता, ई भैया बढ़ता। देख लो, आवर्त का स्पेलिंग बड़ा है तो ये तीनों बढ़ता, वर्ग का स्पेलिंग छोटा है तीनों घटता, और परमाणु का आकार, त्रिज्या और आयतन घटता है आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। जल्दी से लिख लो। एकदम करवा देंगे, चला एकदम, आप टेंशन नहीं लीजिए। आज केमिस्ट्री का आवर्त सारणी का ये क्वेश्चन है। आवर्त सारणी में आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर सामान्यतः परमाणु का आकार, तो आवर्त सारणी में आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा, घटेगा, आंसर घटता है, इज द राइट आंसर। जल्दी लिख, विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रॉन बंधुता, आयनन विभव, यह आवर्त में बढ़ता है, वर्ग में घटता है, और परमाणु का आकार, त्रिज्या और आयतन, ये आवर्त में घटता है और वर्ग में बढ़ता है। जल्दी लिख। हो गया, हो गया, इज द राइट आंसर। इचला ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा, एकदम इसको पढ़ना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। इतना चला आप लिख लीजिए जल्दी से, एकदम लिखना भी नहीं है। आवर्त का स्पेलिंग बड़ा है तो तीनों बढ़ता है, वर्ग का स्पेलिंग छोटा है घटता है, और आकार, आयतन और त्रिज्या उल्टा होता है। आकार, आयतन और त्रिज्या क्या होता है, उल्टा होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा समूह धात्विक गुणों के बढ़ते क्रम में, इचला पूरा का पूरा आज आवर्त सारणी का क्वेश्चन है। आपको क्या पूछा था, आपको पूछा था, बताइए, मुक्त अवस्था में पाया जाता है। मुक्त अवस्था में, मुक्त अवस्था में बताओ कौन कौन पाया जाता है। एगो सोना पाया जाता है, एगो प्लेटिनम पाया जाता है, एगो चांदी पाया जाता है, ये सब मुक्त अवस्था में पाया जाता है। पारा मुक्त अवस्था में पाया जाता है। ये चला आपको पूछा था, जल्दी लिख, बीपीएससी तैयारी का क्वेश्चन। हाँ, इसी में ई चला जी, आपको क्वेश्चन पूछा था, मुक्त अवस्था में पाया जाता है सोना, प्लेटिनम और चांदी, ये सब मुक्त अवस्था में पाया जाता है, सबसे कम अभिक्रियाशील, सबसे कम अभिक्रियाशील होता है। तो आंसर बताओ जो जल्दी से, क्या हो जाएगा। यहां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समूह धात्विक गुणों के बढ़ते क्रम में, एगो चीज जान लीजिएगा चला जी, इधर से इधर जब आप जाइएगा ना, इधर से इधर जब आप जाइएगा तो ये धातु है। हम चला बहुत सारा स्पेशल क्लास भी रखेंगे, अभी से एग्जाम तक हम कोशिश करेंगे चला जी, पूरा का पूरा आपका रिवीजन भी करवा दें और बहुत सारा चीज आपको पढ़ा भी दें। धातु, अधातु और उपधातु, कितने बच्चे हैं जो चला स्पेशल क्लास चाहते हैं, बहुत सारा, जो एकदम टॉपिक ये पूछता है चलो इसका आज करवा दें, वो पूछता है चलो उसका आज करवा दिए। ये अभी तो 10 दिन, ये लगातार 20 क्लास हमको पूरा पहले कंप्लीट करने दो, उसके बाद जो अभी तो आपका 10 जून को भी अगर मान लीजिए एग्जाम है, तो आपके पास अभी भी 25 से 27 दिन है, तो 17 दिन काफी है मेरे लिए। उसमें हम बहुत सारा वन लाइनर भी इंपॉर्टेंट करवा देंगे, बहुत सारा ये क्या बोलते हैं उसको, इंपॉर्टेंट सेशंस भी अलग अलग टॉपिक के लाकर पढ़ा देंगे। कितने लोग चाहते हैं चला जी एक टाइप कीजिए, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि बच्चों की मदद थोड़ी सी हो जाएगी, बच्चे बड़ा एकदम प्यार से पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप इतना प्यार हमारे चैनल को दे रहे हैं चला, तो हमारे तरफ से भी बहुत सारे स्पेशल क्लास हम आपको दे देंगे। कुछ वन लाइनर्स का एकदम सेलेक्टेड पढ़ा देंगे, एक वन लाइनर से 5-5 को बात पढ़ा देंगे। ये 20 क्लास में पहले हम एनसीईआरटी को कंप्लीट करते हैं, क्योंकि ये जरूरी है। यहाँ धातु होता है, ये अधातु, ये उपधातु। आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपको क्या चाहिए। याद नहीं हो रहा है, याद तो किसी को नहीं होता है दोस्त। इधर से इधर जब आप जाइएगा तो देखिए, धातु है इधर, अधातु है, तो जिसकी ओर जाइएगा वो गुण बढ़ेगा। अधात्विक गुण, अधात्विक गुण जो है, अधातु की ओर जाइएगा तो बढ़ेगा, अधात्विक गुण बढ़ेगा, और धात्विक गुण जो है वो घटेगा। धात्विक गुण जो है वो घटेगा, धात्विक गुण जो है वो घटेगा। अधात्विक गुण बढ़ेगा और धात्विक गुण जो है वो घटेगा, और धात्विक गुण जो है इधर से इधर जाने पर बढ़ेगा और धात्विक गुण घटेगा। ऊपर से नीचे जब आप आइएगा इसका उल्टा होगा, अधात्विक गुण बढ़ रहा है ना, तो अधात्विक गुण घटेगा। अधात्विक गुण जो है, अधात्विक गुण घटेगा। चला आप जितना क्वेश्चन है ना एक बार पलट के देख लीजिएगा, सब एनसीईआरटी का कॉपी पेस्ट सेम टाइप का क्वेश्चन पूछा है। धात्विक गुण घटेगा, ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण जो है वो बढ़ेगा।
धात्विक गुण जो है, धात्विक गुण जो है वो बढ़ेगा, धात्विक गुण जो है वो बढ़ेगा। ऊपर से इधर जाने पर अधात्विक गुण बढ़ेगा या धात्विक गुण घटेगा, ऊपर से नीचे आने पर अधात्विक गुण घटेगा, धात्विक गुण बढ़ेगा। अब क्वेश्चन करने में लिखे तत्वों में से कौन सा समूह धात्विक गुण के बढ़ते क्रम में लिखा गया है? तो धात्विक गुण के बढ़ते क्रम में मतलब देख लो कौन को दिया है, BEMGCA, ये तो चला वर्ग का है, बेटा मैंगो का शरबत राम को दो, ऊपर से नीचे आएंगे वर्ग में है ये BEMGCA। अब कह रहा है धात्विक गुणों के बढ़ते क्रम में, इधर से इधर जाने पर धात्विक गुण घटता है, ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ता है, तो BEMGCA ही हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, BEMGCA ही हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है, देख लो धात्विक गुण ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है, तो BEMGCA हो जाएगा आंसर, BEMGCA हो जाएगा आंसर। ये लिख लो चला, इधर धातु है इधर अधातु है, धातु और धातु के बीच एक झिगजैग लाइंस होता है जिसको हम बॉर्डर लाइन तत्व कहते हैं, जिस पर उपधातु होता है, उपधातु की संख्या 7 है, उपधातु की संख्या। हाँ चला जी, बीपीएससी कोर्स में पीडीएफ मिल चुका है, ऑलरेडी मिल गया है, अब तो बट भी गया है, जो पीडीएफ बचा हुआ है वो कल तक मिल जाएगा सबका। सेकेंड सेंटर पे सफाई करवा दीजिए, गंदा हो गया है। अच्छा हम झाड़ू लगवा देते हैं, बाप रे बाप, कोई बात नहीं। चला देखो, इधर धातु है ये धातु है, बीच में उपधातु है, उपधातु की संख्या कितनी है 7, उपधातु की संख्या कितनी है दोस्त मेरे 7, और 7 जो उपधातु है बोरॉन सिलिकॉन जर्मेनियम आर्सेनिक एंटीमनी टेलुरिन और पोलिनियम, ये धातु और अधातु के बीच एक बॉर्डर का काम करता है, इसलिए इस पर जो भी तत्व है इसको हम लोग बॉर्डर लाइन तत्व कहते हैं। कौन तत्व कहते हैं दोस्त मेरे? बॉर्डर लाइन तत्व कहते हैं। अगला 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 देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम लाइट चैप्टर में जा रहे हैं, बहुत से बच्चे अभी कमेंट्स कर रहे थे लाइट चैप्टर के बारे में। देखो कहता है चित्र में किसी प्रकाश की किरण ए माध्यम से माध्यम बी में गमन करती है। देखो ये माध्यम ए है, ये माध्यम ए है और माध्यम बी में गमन कर रहा है। बढ़िया समझना चला, सीधी बात, नो बकवास, सिर्फ पढ़ाई, क्योंकि कंटेंट ही आपकी दुनिया बदल सकता है। ई माध्यम ए है और ई माध्यम बी है। कह रहा है चित्र में किसी प्रकाश की किरण माध्यम ए से माध्यम बी में गमन करती है, दर्शाया गया है माध्यम ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक। देखो जिसके सापेक्ष कहता है ना उसको नीचे रखते हैं, माध्यम ए के सापेक्ष, क्वेश्चन कर रहा है माध्यम ए के सापेक्ष, माध्यम ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक, माध्यम ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक जो होगा वो क्या होगा? माध्यम ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक, तो देख लो नीचे हो जाएगा म्यू ए अब बट्टा म्यू बी, यानी जिसके सापेक्ष कहता है उसको नीचे लाते हैं, जिसके सापेक्ष कहता है उसको नीचे लाते हैं, यानी म्यू बी अब बट्टा म्यू ए। कहता है माध्यम ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक म्यू बी बट्टा म्यू ए होता है। अब बढ़िया समझिएगा, माध्यम ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक म्यू बी बट्टा क्या होगा? म्यू ए होगा। म्यू बी बट्टा क्या होगा? म्यू ए होगा। ये एकदम चला महाभिवियाय है, एक आध गो न्यूमेरिकल अगर पूछेगा तो इसी सब टॉपिक से पूछेगा, बाकी हम न्यूमेरिकल का स्पेशल क्लास भी लेकर आएंगे। माध्यम ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक म्यू बी बटा म्यू ए हो जाएगा। अब बताओ म्यू बी हो जाएगा, ये बी है, आपको पता होगा एक फॉर्मूला साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू आर बटा म्यू आई। एक बात बताइए, आप अगर क्वेश्चन देखे होंगे बीपीएससी टीआरई का तो आप एक चीज गौर किए होंगे, वो जो f/4 वाला क्वेश्चन पूछा है इस बार, वो f/4 वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है ग्रेविटेशन चैप्टर का, डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर दिया। ई पूछा है दुगुना कर देंगे द्रव्यमान को और दूरी को जो है आधा कर दिया है। आप देखिएगा एकदम कॉपी पेस्ट डिट्टो क्वेश्चन पूछा है। तो बताओ तो जल्दी से क्या हो जाएगा? ई अगर साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू आर बटा म्यू आई है, तो यहां म्यू बी बटा म्यू ए है, आई है, तो हम लिख सकते हैं साइन ऑफ, या उल्टा होगा साइन ऑफ ए बटा साइन ऑफ बी। साइन ऑफ ए, यहां म्यू ए है तो यहां साइन ए हो जाएगा, म्यू बी है तो यहां साइन बी हो जाएगा। अब बता दो जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? साइन ए का अपवर्तनांक कितना है? आपतन कोण कितना है? 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 60 डिग्री। अब बटा इसका कितना कोण है? साइन ऑफ 45। इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लिया, साइड 60 का वैल्यू होता है √3/2 और साइन 45 होता है 1/√2 इज द राइट आंसर। आप चला एनसीईआरटी के क्वेश्चन पर तो एकदम सवाल ने खड़ा करो।
एनसीईआरटी के क्वेश्चन पर तो एकदम सवाल नहीं खड़ा करो। चित्र में किसी प्रकाश की किरण माध्यम ए से माध्यम बी में गमन करती दर्शाई गई है। माध्यम ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू आर बटा म्यू आई सिग्नल्स का लॉ है। तो ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक जिसके सापेक्ष करेगा उसको नीचे लाएंगे, म्यू ए नीचे म्यू बी ऊपर, और आपको पता है म्यू आर यहां होगा तो साइन आई होगा, म्यू आई होगा तो साइन आर होगा, यहां म्यू बी है तो यहां साइन ए होगा, यहां म्यू ए है तो यहां साइन बी होगा, और यहां सबका वैल्यू रख दिया, आंसर आ गया। जो आएगा वो आंसर हो जाएगा, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, साइन 60√3/2 और साइन 45 1/√2। अगला क्वेश्चन इसी टॉपिक से एक और है, गौर फरमाइएगा। ओ चिल्ला जी ना 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 ना। देखो क्या कर रहा है, कोई प्रकाश की किरण चित्र में दर्शाए अनुसार माध्यम ए और माध्यम बी में प्रवेश करती है। ए माध्यम ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक, तो देखो माध्यम ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक यानी म्यू बी ऊपर होगा म्यू ए नीचे होगा। ए के सापेक्ष कह रहा है ना, तो ए नीचे होगा, ध्यान दो। ए के सापेक्ष माध्यम ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक, तो ए नीचे होगा। जिसके सापेक्ष कहेगा उसको नीचे रखेंगे, जिसके सापेक्ष कहेगा उसको नीचे रखेंगे, ठीक है। अब देखो चला जी, अब बढ़िया से देखो, जो सघन माध्यम होगा उसका अपवर्तनांक ज्यादा, सघन माध्यम होगा, सघनता जो है वो अपवर्तनांक के समानुपाती होता है। जो सघन माध्यम होगा उसका अपवर्तनांक ज्यादा। अब तुम गौर से देखो, ये प्रकाश ऐसे गया है और बी में ऐसे मुड़ गया है, यानी इधर की ओर आया, अभिलंब, इसको जाना चाहिए सीधे लेकिन ये अभिलंब की ओर आया। इसका मतलब माध्यम बी जो है वो सघन है, अब माध्यम ए जो है ये विरल है। माध्यम बी जो है वो सघन है, माध्यम ए जो है वो विरल है। अब बढ़िया समझिएगा, एक बार और हम समझाते हैं। कहते हैं अगर कोई प्रकाश ए से बी में गया है और देखो ये अभिलंब ऐसे जाना चाहता, अभिलंब की ओर आया, इसका मतलब सघन माध्यम है, और ये यहां ये विरल माध्यम है। अब गौर से देखिए, म्यू बी का जो मान है, सघन माध्यम है तो इसका अपवर्तनांक ज्यादा है, ये ऊपर में है, ऊपर में इसका मतलब ये एक से ज्यादा होगा। सघन माध्यम है, माध्यम सघन है, सघन है तो अपवर्तनांक ज्यादा होगा, तो ये म्यू बी जो है इसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा, ये ऊपर में है और म्यू ए नीचे में है, तब ज्यादा बटा कम तो एक से ज्यादा हो जाएगा। ये एनसीईआरटी है दोस्त मेरे, एकदम हम सारा बहुत सारा चीज करवाने वाले हैं, एकदम आप टेंशन नहीं लीजिए। अभी से एग्जाम तक में जो मेरी 20 से 25-30 क्लास होगी, चला 25 क्लास, वो आपके लिए 100% जिम्मेवार क्लास होगी। हम अपनी जिम्मेवारी को लेते हुए क्लासेस आपको करवा के देंगे। एक बार फिर से समझिएगा, अगर हमने कहा सघनता जितना ज्यादा होगा, ये ओरिजिनल एनसीईआरटी अभी हम करवा रहे हैं, चला इसके बाद एक वन लाइनर का शेड्यूल भी हम आपको करवा देंगे, एकदम आप टेंशन नहीं लीजिए। कहता है एक बच्चा आज क्लास थोड़ा ज्यादा टफ है, हम बोले थे ना कि जैसे जैसे लेवल ऊपर जाएगा, क्लास 8 9th ये सब ऊपर जाएगा चला जाए। और ये आप समझिए, आप बीपीएससी टीआरई को अगर और एनसीईआरटी को कंपेयर कीजिएगा तो आपको लगेगा कि कॉपी पेस्ट कर करके क्वेश्चन पूछ रहा है अभी तक। अब आगे क्या करेगा उस पर, उसके लिए हम लोग अलग से वन लाइनर भी पढ़ लेंगे ताकि कोई किसी भी प्रकार का रिस्क ना हो। देखो सघन माध्यम अपवर्तनांक बढ़ेगा, सघनता बढ़ेगा, अपवर्तनांक कम होगा, सघनता कम होगा। अब ध्यान से देखिएगा, कहता है माध्यम ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक, तो जिसके सापेक्ष कहेगा उसको नीचे रखेंगे, जिसके सापेक्ष कहेगा उसको नीचे रखेंगे। म्यू ए नीचे होगा, म्यू बी ऊपर होगा। अब बढ़िया से देखो, म्यू ए माध्यम बी सघन है, माध्यम बी जो है वो सघन माध्यम है। माध्यम बी की अगर हम बात करें तो ये सघन माध्यम है, सघन माध्यम में अपवर्तनांक ज्यादा होगा, ज्यादा बटा कम एक से ज्यादा हो जाएगा आंसर, ज्यादा बटा कम एक से ज्यादा हो जाएगा आंसर। अगला 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 प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, चला जी। एक लाइन में हम कह रहे हैं एनसीईआरटी के सवाल पे कोई सवाल नहीं कीजिए, हमारी औकात नहीं है इस पर कोई बात करने की, इस सवाल को बस भगवान मान के पढ़ लेना है दोस्त। देखो अब कह रहा है चित्र में दर्शाए गए कोई प्रकाश पुंज बॉक्स के फलक ए, ये फलक ए है, छिद्रों पर आपतित होकर फलक बी के छिद्रों से बाहर निकल जाती है। इस बॉक्स के भीतर निम्नलिखित में से क्या हो सकता है? अब बढ़िया समझिएगा, अगर ये उत्तल दर्पण है, उत्तल लेंस अगर है, मान लीजिए उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस होगा तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। उत्तल लेंस होगा तो ये यहां ऐसे आएगा तो ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा तो ऐसे जाएगा, यानी यहां 1 नंबर होगा तो यहां 1 नंबर होगा, और यहां 2 नंबर होगा तो यहां 2 नंबर होगा। आप बढ़िया से देख लीजिए,
अब अगर हम अवतल की बात करें, किसकी बात करें दोस्त मेरे, अवतल लेंस की अगर हम बात करें तो अवतल लेंस में ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, यानी अगर यहां 1 नंबर है तो यहां 1 नंबर होगा, और यहां अगर 2 नंबर है तो यहां 2 नंबर होगा। इसका मतलब ये अवतल लेंस होगा। अब देखिए तो आपके लिए बनाना आसान है या टफ है, कौन कौन बना पाइएगा जल्दी से बता दीजिए। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। उत्तल लेंस कन्वर्जिंग लेंस होता है, ये ऐसे जाएगा तो ऐसे मोड़ देगा, अब ऐसे जाएगा तो ऐसे मोड़ देगा, और अवतल में ये ऐसे जाएगा तो ऐसे मुड़ेगा, ये ऐसे जाएगा तो ऐसे मुड़ेगा। अब बता दीजिए हमको आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर। चित्र में दर्शाए अनुसार आप गौर से देखिए, 11 नंबर आपका जो है, ये जो 11 नंबर है वो यहां है, यहां चित्र में 11 नंबर यहां है, यहां 1 नंबर यहां है, और 1 नंबर यहां है। अब बता दीजिए जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर, व्हाट इज द आंसर, जल्दी से बता दो। 11 नंबर यहां है, 11 नंबर यहां है, 1 नंबर यहां है, 1 नंबर यहां है। अब क्वेश्चन कर रहा है चित्र में कोई प्रकाशपुंज बॉक्स में दिया हुआ है, बताओ निम्नलिखित में से क्या हो सकता है। इसका मतलब अपोजिट है, 1 नंबर यहां है तो 1 नंबर ऊपर है, 11 नंबर ऊपर है तो 11 नंबर नीचे है। अब बताओ आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ। 1 नंबर ऊपर है तो 1 नंबर नीचे है, 2 नंबर नीचे है तो 2 नंबर ऊपर है। बताओ जल्दी से, अवतल लेंस होगा कि उत्तल लेंस होगा। हमको तो लगता है उत्तल लेंस होगा, आपको क्या लगता है देख लीजिए, जिसको हम कॉनकेव लेंस भी कहते हैं। उत्तल लेंस होगा जिसको हम लोग कॉनकेव लेंस भी कहते हैं। अरे बाप रे, अगला प्रश्न 14 नंबर, एकदम चला, अभी ज्योग्राफी का क्लास होता है, हम ही लेट हैं क्योंकि आज का क्वेश्चन थोड़ा सा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा निश्चित रूप से किसी दूरस्थ ऊंचे भवन की पूरी लंबाई का प्रतिबिंब देखा जा सकता है, बताओ किसका, किसके द्वारा, जल्दी बताओ। इचला अवतल दर्पण और समतल दर्पण के द्वारा देखा जा सकता है, केवल समतल, केवल अवतल, केवल उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है चला जी, वो केवल और केवल काल्पनिक, काल्पनिक सीधा और छोटा बनता है, काल्पनिक सीधा और छोटा बनता है। उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा काल्पनिक सीधा और छोटा बनता है। काल्पनिक सीधा कहता है निम्नलिखित में से किसके द्वारा निश्चित रूप से दूरस्थ ऊंचे भवन की पूरी लंबाई का प्रतिबिंब देखा जा सकता है, अवतल दर्पण में और समतल दर्पण में। समतल दर्पण में बराबर बनता है और अवतल दर्पण में बड़ा और बराबर दोनों बनता है, इसलिए आंसर आपका हो जाएगा डी फॉर डॉग। अगला प्रश्न, ये तो एकदम आप बना दीजिएगा, चला जी एकदम ध्यान रखिएगा, आपको जो ये क्वेश्चन पूछेगा कुछ इस कदर पूछेगा, एकदम चला जी क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसे पूछेगा, गौर फरमाइएगा। एक तो अगर ऐसा है, अगर कोई किरण ऐसे आएगा तो केंद्र तब भी फोकस पर मिलेगा, अगर फोकस से आएगा तो ये समानांतर हो जाएगा। दो बातें हैं, ये देखो यहां से ये ऐसे आ रहा है और ऐसे आ रहा है तो भैया ये फोकस से आ रहा है, अब फोकस से आ रहा है तो ये समानांतर हो जाएगा। अगर 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 ऐसे आता तो ऐसे हो जाता, अगर ऐसे जाता तो ऐसे हो जाता। देखो दो बातें हैं, अगर फोकस से आएगा तो समानांतर हो जाएगा, समानांतर जाएगा तो फोकस पर मिल जाएगा। आंसर बता दो जल्दी से क्या हो जाएगा, व्हाट इज उत्तल लेंस के चित्र में दर्शाए अनुसार आपतित प्रकाश की किरण निम्न आरेख को प्रदर्शित करेगी। आंसर बता दो, हमको लगता है ए नंबर इज द राइट आंसर। ये ऐसे आएगा और ऐसे आएगा तो ऐसे चल जाएगा, आंसर ए नंबर इज द राइट आंसर। देखो अवतल दर्पण में भी ऐसा ही होता है। अवतल दर्पण में क्या होता है, अगर कोई किरण ऐसे आएगी तो ऐसे मिलेगी, और अगर कोई किरण ऐसे आएगी तो ऐसे मिलेगी। अगर कोई किरण ऐसे आएगी ना तो ऐसे मिलेगी, आंसर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, भाई देखो क्वेश्चन बड़ा बढ़िया कह रहा है, चला आप क्वेश्चन को बनाइए, बड़ा प्यारा सा प्रश्न है। क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, देखिए हम इसका सॉल्यूशन आपको बता देते हैं, हमको तो चला एनसीईआरटी यादें है। क्वेश्चन आपको क्या कहेगा, ई क्वेश्चन में चला अगर हम ऐसे करके लाते हैं श्वेत प्रकाश को, अगर प्रिज्म सीधा रहता है, अगर दोस्त मेरे प्रिज्म सीधा रहता है, अगर प्रिज्म सीधा रहता है 3 3 6 1 7, तो ये ऐसे होगा, बे आ नी ह पी नाला। और अगर प्रिज्म उल्टा कर देते हैं, अगर प्रिज्म उल्टा कर देते हैं तो ये ऐसे कुछ होगा, ये ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, 3 3 6 1 7, ये ऐसे होगा। तो ये ऊपर से होगा तब बे आ उल्टा हो जाएगा,
नी ह पी ना ला। अगर नीचे से ऊपर करेंगे बया नहीं पिला, ऊपर से नीचे करेंगे बया नहीं पिलाला। अब हमको जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा आंसर। कहता कोई प्रिज्म ए बी सी आधार बीसी से विभिन्न विन्यासों में रखा जाता है। श्वेत प्रकाश का कोई पतला प्रकाश पुंज चित्र में दर्शाए अनुसार किसी प्रिज्म पर आपतित होता है। नीचे दिए गए किस प्रकार प्रकरण में प्रकाश के विक्षेपण के पश्चात सिर से तीसरा वर्ण आकाश का यानी नीला, आकाश का वर्ण होगा यानी नीला होगा। तीसरा वर्ण नीला कब होगा? देखो ऊपर से तीसरा नीला है क्या? लाल है, नारंगी है, पीला है। इसमें देखिए बैगनी है, आसमानी है, नीला है। इसका मतलब प्रिज्म ऐसे रखाएगा उल्टा, उल्टा रखाएगा, आंसर हो जाएगा ए। यानी 2 नंबर है। 2 नंबर कहां है? बी नंबर में इज द राइट आंसर। ये पानी मेरा है, इज द राइट आंसर। जल्दी से देख लो, नीला इज द राइट आंसर। चला जी, अगर कहता ऊपर से तीसरा रंग नीला होगा उसके लिए प्रिज्म का क्या अरेंजमेंट होगा? तो अगर ऐसा होगा लाल, नारंगी, पीला, हरा, तो ऊपर से ये तीसरा रंग पीला होगा, सीधा होगा प्रिज्म। तो ऊपर से उल्टा होगा तो उल्टा हो जाएगा। जैसे बैगनी नीचे है, इसमें बैगनी ऊपर हो जाएगा। आंसर बैगनी नीचे है तो बैगनी क्या हो जाएगा दोस्त मेरे? ऊपर हो जाएगा। अगला प्रश्न, तारों का टिमटिमाना वायुमंडल, महाभिव्याय प्रश्न है एकदम। चला तूने तो तोरा पड़ोसिया के सेट में पूछेगा। तारों का टिमटिमाना वायुमंडल में परिवर्ती अपवर्तनांक की विभिन्न परतों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन इज द राइट आंसर। वायुमंडलीय अपवर्तनांक के कारण, ध्यान रखिएगा, तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तनांक के कारण होता है। धूलकण के कारण प्रकीर्णन होता है। धूलकण के कारण जो है ये प्रकीर्णन होता है। धूलकण के कारण क्या होता है? चला प्रकीर्णन होता है। वायुमंडल की बूंदों द्वारा प्रकाश का विक्षेपण, इसके कारण इंद्रधनुष बनता है। इसके कारण इंद्रधनुष बनता है। इसके कारण क्या बनता है दोस्त मेरे? इंद्रधनुष बनता है। वर्ण विक्षेपण के कारण इंद्रधनुष बनता है। धूलकणों के कारण प्रकीर्णन प्रकाश का क्षय होता है। वायुमंडलीय अपवर्तनांक या अपवर्तन के कारण जो है तारे टिमटिमाते हैं। ये तो चला बना देगा, बता। इस पर हम डिटेल चर्चा कल भी एक क्वेश्चन लाकर करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम अलग से पढ़ा देंगे। कौन सा सही है? निकट दृष्टि दोष में दूर का नहीं दिखता, दूर दृष्टि दोष में निकट का नहीं दिखता, इस सबको पता होगा। उसी पर ही क्वेश्चन बना दिया है। निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, निकट दृष्टि दोष वाला को दूर नहीं दिखता है। ये गलत है। दीर्घ दृष्टि दोष वाला व्यक्ति की वस्तु पास की वस्तुओं को देख पाता, दीर्घ दृष्टि दोष वाला निकट का नहीं दिख पाता है, ये भी गलत है। निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, निकट दृष्टि दोष वाला दूर को नहीं देखता, पास को देख रहा है। यही आंसर हो जाएगा। दीर्घ दृष्टि दोष वाला जो व्यक्ति है वो दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता, दीर्घ दृष्टि दोष वाला दूर का देख पाता है। ये सही है। नजदीक का नहीं देख पाता है, दूर का देख पाता है। आंसर हो जाएगा सी फॉर कैट। लेकिन इस पर चला हम कल आएंगे तो अलग से चर्चा कर देंगे। टीचर वाला क्लास चला, आज से स्टार्ट हो गया है। 100 रुपया में हमने एक बैच दिया है। जिन बच्चों को लेना हो, अभी तो चला 20 दिन 20 कक्षा हम सिर्फ एनसीईआरटी का लेंगे, जिस पर एकदम और उसी पैटर्न पर सवाल पूछे गए हैं। और चला जी, जिसको हमारे 100 रुपया में हमने ऑनलाइन में, ऑफलाइन में 100 रुपया में ऑफलाइन में, और 99 टका में हमने ऑनलाइन में बैच दिया है थ्योरी का। 20 दिन यानी 100 घंटे का, 100 घंटे का बैच हमने दिया है। 20 दिन का, 20 से 25 दिन ये क्लास चलेगा। और इसमें चंद्रा सर हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, ज्योग्राफी कुणाल सर पढ़ा रहे हैं, साइंस हम पढ़ा रहे हैं, कश्यप सर पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, करंट अफेयर्स लखन सर पढ़ा रहे हैं। ये इतने टीचर तुमको मिलेंगे। क्या क्या मिलेंगे? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और करंट अफेयर्स। इतना सब्जेक्ट आपको मिलेगा। 99 टका इसका फीस है। अगर आपको हमारी कलम पर भरोसा हो तो 100 घंटे में पूरा का पूरा सिलेबस हम आपका रिवीजन कर देंगे। इसके लिए आपको आस ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करना है। आस ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करने के बाद पूरा यहां जाइएगा बीपीएससी टीचर वाला में, इस पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको मिलेगा 99 टका का एक बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए बैच। उस पर क्लिक कीजिएगा, व्हाट्सएप पे एक मैसेज आएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज पे क्लिक कीजिएगा, तब जाके वहां से पेमेंट हो जाएगा और आप बैच से जुड़ पाइएगा। बैच का टाइमिंग है 11 से 4। बैच का टाइमिंग है 11 से 4। 11 से 12 में 11 बजे से आपका साइंस है, 12 बजे से आपका ज्योग्राफी है, और 1 बजे से आपका हिस्ट्री है, 2 बजे से आपका करंट अफेयर्स है, और 2 से 3, 3 से 4 में आपका जो है पॉलिटी है, जो कल से आपका स्टार्ट हो रहा है। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार। मिलते हैं हम लोग, चला सीधी बात नो बकवास, मिलते हैं हम लोग अगली कक्षा में, ठीक है। सिर्फ अभी एनसीईआरटी पढ़ाएंगे, चला 200 क्वेश्चन और 200 क्वेश्चन सिर्फ अभी एनसीईआरटी पढ़ाएंगे, और उसके बाद वन लाइनर करवाएंगे, और उसके बाद फिर कुछ कुछ टॉपिक वाइज भी आपका कुछ बायोलॉजी के भी स्पेशल क्लासेस लेकर आएंगे, ठीक है।
अभी से एग्जाम तक में चला हम आपका साइंस कोशिश करेंगे, अगर आप रेगुलर फॉलो करते हैं तो बहुत सारे पार्ट्स को कंप्लीट करवा दिया जाए। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार।